यस ठीक है. हेलो, so I am Sumit Jain and I am going to present chapter of class 10th, that is power sharing, which comes under the heading of political. This is political book, or you call it as civics books, and in this chapter 1 we are going to deal with power sharing. So what do you understand by this heading? First of all, we should discuss this. So power means you have power of changing something, or you have power of law making, or you have power of executive, or you have power of judiciary, etc. There can be many powers, right? So there can be many powers, and if you share it, ठीक है, so that means this chapter deals with the sharing of various powers. So let's start this chapter. So first of all, the chapter starts with the examples of Belgium and Sri Lanka. So to understand these things, we have to look at the map of Belgium, which is given in your book, right? So what you have to do is, you just have to draw this map, or you can write in your book also. You just have to take the summary from this whole thing, and you have to write it here, right? So there are two regions in this major areas of Belgium. So this region and this region. So this one is Flemish region, green one. This one is Flemish region, and here the community speak Dutch language, right? So community speak Dutch language. तो यहाँ पर कौन है? फ्लेमिश लोग रहते हैं. बेल्जियम का एक पोर्शन जो है, ग्रीन वाला जो पोर्शन दिखा रखा है, ये फ्लेमिश लोग रहते हैं. फ्लेमिश लोगों के पास लैंग्वेज कौन सी ये लोग बोलते हैं? ये लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है. ये लोग कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं? डच लैंग्वेज बोल रहे हैं. ये बात हो गई अपनी क्लियर, ठीक है. ये चीज हो गई ना. अब देखो दूसरा एरिया है यहाँ पर, ये है रेड वाला एरिया. यहाँ पर वेलोनिया रीजन बोलते हैं इसको, वेलोनिया रीजन, या फिर यहाँ पर जो है लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है? यहाँ पर लैंग्वेज बोली जाती है फ्रेंच. तो अब यार इसको याद कैसे रखेंगे? ये एक चैलेंज है, ठीक है. अब चैलेंज कैसे है देखो, मैं आपको समझाता हूँ. देखो इस कंट्री के आसपास का जो यूरोपियन मैप है, यू शुड नो दिस मैप, राइट. अब यहाँ पर मान लो बेल्जियम है, ठीक है. बेल्जियम इज ए कंट्री. अब बेल्जियम के बिल्कुल नीचे की साइड में आपको फ्रांस देश मिलेगा, ठीक है, और इसके इधर वाली साइड में आपको जर्मनी देश मिलेगा. तो जर्मनी देश से अड़ा हुआ जो बॉर्डर होगा, बिल्कुल अड़ा हुआ जो बॉर्डर है, वहां पर लोग कौन से रहेंगे? जर्मन स्पीकिंग पीपल रहेंगे. और फ्रांस से जो साइड में जो यहाँ पर एरिया होगा बेल्जियम का, वहां पर कौन से लोग रहेंगे? वहां पर फ्रेंच पीपल रहेंगे. सो इन दिस वे, इफ यू रिमेंबर द मैप ऑफ द यूरोप, यू कैन इजीली रिमेंबर दिस थिंग, राइट. दिस रीजन इज वेलोनिया रीजन. यहाँ पर कौन है? फ्रेंच स्पीकिंग. और जो ये डैश वाला एरिया है, ये वाला जो छोटा सा एरिया यहाँ पे दिख रहा है आपको, इस एरिया में कौन से लोग रहते हैं? इस एरिया में लोग कौन से रहते हैं? देखो ये वाला जो एरिया हम बता रहे हैं, यहाँ पर रहते हैं जर्मन स्पीकिंग पीपल, ठीक है. ये देखो ये जर्मन स्पीकिंग पीपल, ठीक है. और दिस अनदर रीजन, दिस वन इज कैपिटल कौन सी है यहाँ पर? कैपिटल कौन सी है यहाँ पर? So this region is called capital. Capital is what? Capital बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स. So this is ब्रुसेल्स, ठीक है. तो ये यहाँ पर दे रखा है एक्चुअल में एग्जाम के अंदर, ठीक है. ये कौन सी कैपिटल हो गई? ब्रुसेल्स हो गई. देखो यहाँ पर दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर. So this is ब्रसेल्स हियर, राइट. So 80% यहाँ पर देखो ब्रुसेल्स के अंदर कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ब्रुसेल्स के अंदर लोग कितने रहते हैं? 80% लोग तो है फ्रेंच, ठीक है. 80% लोग है फ्रेंच स्पीकिंग, और 20% लोग हैं डच स्पीकिंग, राइट. लेकिन कंट्री साइड यानी कि बाकी की जो कंट्री है, वहां पर मामला अलग है, ठीक है. वहां पर मामला कैसे अलग है? यहाँ पर देखो 59% लोग तो हैं फ्रेंच, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, और कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? डच. तो 59% जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, 59% पॉपुलेशन फ्लेमिश रीजन में रहती है, और स्पीक कौन सी करती है? डच लैंग्वेज स्पीक करती है. 40% ये कंट्री साइड की बात हो रही है, ठीक है, पूरे बेल्जियम की. ये सिर्फ ब्रुसेल्स की बात हो रही है. 40% लोग क्या है? यहाँ पर वेलोनिया रीजन में रहते हैं, और यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं लोग? फ्रेंच, ठीक है. रिमेनिंग 1% लोग जो है वो जर्मन स्पीकिंग है, ठीक है. यहाँ पर लिखा हुआ साफ देखो, रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियम स्पीक जर्मन लैंग्वेज, ठीक है. अब इसको मैप में अपन लिख लेते हैं, ठीक है. आपको क्या करना है? इसको मैप्स को इसी तरह से जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, उसी तरह से आपको जो है चीजें लिखनी है, ठीक है. ये चीज हो गई, ये सही मिट नहीं रहा, कोई बात नहीं, ठीक है. अब देखो ये वाला जो एरिया है, ये जो जर्मन स्पीकिंग है, ये कितने हैं? ये 1% है, ठीक है. ये वेलोनिया वाले फ्रेंच स्पीकिंग है, ये कितने हैं? 40% है, ठीक है.
और ये जो है फ्लेमिश वाले रीजन में डच स्पीकिंग ये 59% है, ठीक है। ब्रूसल्स के अंदर कितना है, 80% तो फ्रेंच है, ठीक है, और 20% कितने हैं यहाँ पर डच है, ठीक है। ये आप ऐसे कैसे मैप में लिख लो, ठीक है। हमारे यहाँ पर थोड़ी जगह कम पड़ रही है, लेकिन आपके बुक में काफ़ी सफिशिएंट जगह दे रखी होगी, तो वहाँ पर आप आराम से लिख सकते हो उसको, ठीक है। यहाँ पर लिखोगे यहीं पर याद हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं आएगी, ठीक है। ये पूरी बता दी। अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि यहाँ पर ऐसे लोग रह रहे हैं, तो दिक्कत क्या है, देखो दिक्कत इसलिए हो रही है कि फ्लेमिश पीपल जो हैं ये अपने डच वाले, ये कंपैरेटिवली जो है कम एजुकेटेड है, कम डेवलप्ड है, ये वाले एरिया ज़्यादा डेवलप्ड है, ज़्यादा रिसोर्सेज इनके पास हैं। सो दिस इज अ रीजन ऑफ, देयर इज अ रीजन ऑफ टेंशन बिटवीन द कम्युनिटीज अमंग दिस रीजन, ठीक है। तो दिस इज अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन द शेयर्ड कल्चर, पीपल बिलोंग टू द सेम एथनिक। अच्छा ये देखो एक यहाँ पर एक वर्ड आएगा आपकी किताब के अंदर, इसको पूछे जाता है एग्जाम के अंदर, एक ग्लॉसरी पे दे रखा है। एथनिक मतलब क्या होता है, देखो दिस इज डिवीजन जो हम ये पढ़ रहे हैं, फ्लेमिश रीजन, वैलोनिया रीजन, दिस इज कॉल्ड एथनिक डिवीजन, राइट। अब ये सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। एथनिक क्या होता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के बिलोंग करते हो, ठीक है। वो ग्रुप हो सकता है कि या तो शेयर्ड कल्चर बिलोंग करता हो, ठीक है। पीपल बिलोंगिंग टू सेम एथनिक ग्रुप बिलीव देयर कॉमन डिसेंट, मतलब या फिर ये हो सकता है कि आपका जो पुराना वंशज है वो सारे के सारे एक रहे हो, ठीक है। अब होता ना कि एक बेटा एक लड़का है, उसके कई सारे बेटे हुए, अब सबसे अलग अलग वंश निकल गए, ठीक है। अब जितने भी ये वंश आगे निकले तो ये सारे के सारे जो है अपने डिसेंसी किससे क्लेम करते हैं, इस व्यक्ति से क्लेम करते हैं। जैसे राम जी के वंशज हुए तो राम जी के वंशज ना आज तक भी राम जी से अपना डिसेंट क्लेम करेंगे, ठीक है, राम जी से एक्सेट्रा। एग्जांपल दे रहा हूँ इंडिया के रेस्पेक्ट में आपको, ठीक है। वैसे यहाँ पर क्या होता है, एथनिक मतलब क्या हो गया, या तो आप सेम कल्चर के हो, ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि आपका जो डिसेंट है, आपका जो एथनिक बैकग्राउंड है, या जी कॉमन डिसेंट है, ठीक है, बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटीज ऑफ द फिजिकल टाइप्स, या तो आपके जो फिजिकल फीचर्स हैं वो शायद सिमिलर हैं, या फिर आपके कल्चर सिमिलर हैं, या फिर दोनों ही सिमिलर हो। सो दे डी नॉट हैव ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन, जरूरी नहीं इनका रिलीजन सेम हो, ठीक है। रिलीजन कैन बी डिफरेंट, रिलीजन कैन बी डिफरेंट। जैसे आप देखो पाकिस्तान वाले एरियाज में जब आज़ादी नहीं हुई थी उससे पहले की अगर बात करें तो वहाँ के जो लोग थे पंजाब वाले एरिया वाले, ठीक है, इनमें यहाँ पर कुछ लोग हिंदू थे, कुछ लोग मुस्लिम थे और कुछ लोग सिख भी थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, कुछ लोग कन्वर्ट हो गए, पर ये एक्चुअली बिलोंग तो सेम एथनिक ग्रुप से करते थे। ये बात ये लोग मतलब रियलाइज करना भूल गए और अपना रिलीजन के नाम पर लड़ने लगे, ठीक है। धर्म डिफरेंस होता है, धर्म का कोई लेना देना नहीं है। नेशनलिटी भी डिफरेंट होती है। देखो आज का आप देख लो पाकिस्तान, ठीक है, इधर वाला पंजाब है, इधर वाला पंजाब है, कुछ लोगों की कल्चर सिमिलर है ना, बोली भी सिमिलर है, लेकिन धर्म अलग है, देश अलग है। तो नेशनलिटी कैन बी डिफरेंट, रिलीजन कैन बी डिफरेंट, बट दे हैव द कॉमन डिसेंट, दे हैव द कॉमन कल्चर, दे हैव द कॉमन फिजिकल टाइप्स, राइट। सो इफ दिस थिंग्स आर कॉमन देन दैट इज कॉल्ड एथनिक। तो ये डेफिनेशन जो है आप एग्जाम में पूछ सकते हैं, एथनिक का मतलब क्या होता है, तो ये आपको लिखना है, ठीक है, एज इट इज। मैंने वर्ड बाय वर्ड आपको सब कुछ समझा दिया, बाकी जो है थोड़ा बहुत आपको जो है याद करना पड़ेगा, तो वो आप देख लेना। तो ये मैंने आपको समझा दिया एक कहानी। अब चलते हैं दूसरी कहानी पे। दूसरी कहानी क्या है, एक और एग्जांपल दिया बुक में, दैट इज ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका क्या है, देखो ये जो येलो वाला एरिया दिया हुआ है, ये येलो वाला एरिया है सिनाला स्पीकर्स का, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द सिनाला स्पीकर्स जो हैं यहाँ पर कौन है, एक तो 74% कंट्री के मतलब परसेंटेज वाइज अगर अपन देखें पॉपुलेशन की, तो सिनाला स्पीकर जो है 74% है, ठीक है। अब इसमें जो मेजॉरिटी लोग हैं, ये लोग कौन सा धर्म फॉलो करते हैं, ये लोग बुद्धिज्म धर्म वाला बुद्धिज्म फॉलो करते हैं, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ सिनाला स्पीकर्स फॉलोज बुद्धिज्म। ये बात हो गई क्लियर। अच्छा जो बाकी का एरिया है, स्पेशली ये वाला, ठीक है, नॉर्थ और ईस्टर्न वाला एरिया, ये कौन है, श्रीलंकन तमिल है, ठीक है। ये कौन है, श्रीलंकन तमिल है। ये हो गया। अब ये वाला जो एरिया है ये इंडियन तमिल्स का एरिया हो गया, ठीक है। उसके अलावा कुछ एरिया मुस्लिम्स के भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब देखो यहाँ पर डिवीजन कैसे कर रखा है इन लोगों ने, ठीक है। देखो ये हो गए अपने बुद्धिज्म वाले फॉलोवर, ये कौन हो गए, अपने सिन्हाला वाले हो गए, ये कितने हैं, 74% है, ठीक है। अब बचे तमिल्स कितने हैं, टोटल 18% है, ठीक है। 18 में से कितने हो गए, एक तो इंडियन हो गए और एक हो गए श्रीलंकन तमिल्स, ठीक है। इंडियन तमिल्स बेसिकली कौन हो गए, इंडियन डिसेंट के। एक्चुअली ये लोगों को अंग्रेज जो है यहाँ पर अपने प्लांटेशन वर्क करने के लिए यहाँ से ले गए थे। तो ये 5% फॉलो करते हैं, मतलब 5% कम्युनिटी है यहाँ की, और जो बाकी वाली कम्युनिटी कितनी हो गई, 5% कम्युनिटी हो गई। ये कितने हो गए, श्रीलंकन तमिल्स, ये हो गए 13%। 13 और 5 कितने हो गए, 18 और 74% कितना हो गया, देखो गिरो 8 4 12 92। तो 92% यहाँ पर अपने को पता लग गया
92% पॉपुलेशन हो गई, तो बची भी 7-8% पॉपुलेशन का गई। देखो इसमें बुक में लिखा हुआ है कि 7% जो पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियन थी, ठीक है, क्रिश्चियन है। अब क्रिश्चियन कैसे हुए ये लोग, जो ब्रिटिश पीरियड था उस समय लोगों का धर्म कन्वर्ट किया गया, तो इनमें से कुछ लोग क्रिश्चियन बन गए, और 1% छोटी मोटी कम्युनिटी कोई और होगी, ठीक है, वो यहाँ पर दी भी नहीं है। तो यानी कि क्रिश्चियंस किस में आते हैं, इसमें आते हैं कि इस वाले ग्रुप में आते हैं। तो एक्चुअली दोनों ग्रुप में आते हैं, तमिल्स भी हैं और सिन्हाला भी हैं, ठीक है, दोनों ही ग्रुप में आते हैं, बुद्धिज्म भी है और ये हो गया, ठीक है, बस इनका रिलीजन डिफरेंट है। तो सिन्हाला स्पीकर्स में भी आते हैं ये लोग और तमिल्स में भी आते हैं, तो इसीलिए इनको हमने अलग से कैटेगरी कर दिया। तो ये 100% का पूरा हिसाब बता दिया मैंने आपको यहाँ पर किस तरह से चल रहा है, ठीक है। तो ये पूरा कहानी यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, ये पूरी कहानी यहाँ पर लिखी हुई है। अब देखो सॉरी यहाँ नहीं लिखी हुई, ये पूरी कहानी यहाँ लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई। देखो यहाँ लिखा 74%, यहाँ लिखा 18%, ठीक है, यहाँ लिखा 13%, ठीक है, और श्रीलंकन तमिल 13 थे और बाकी के 5 हो गए, ठीक है। इंडियन तमिल्स कब आए थे, प्लांटेशन वर्कर कॉलोनियल पीरियड के समय आए थे, और बाकी श्रीलंकन तमिल जो है कहाँ पर कंसंट्रेटेड है, नॉर्थ और ईस्ट ऑफ द कंट्री। देखो दिख रहा है यहाँ पर मैप में आपको सीधा सीधा कि नॉर्थ वाले पोर्शन में और ईस्ट वाले पोर्शन में कौन से तमिल्स हैं, श्रीलंकन तमिल्स है, ठीक है, और जो इंडियन तमिल्स हैं वो हियर एंड देयर छोटे छोटे पैचेस के अंदर यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकर्स आर बुद्धिस्ट, मतलब ज़्यादातर सिन्हाला जो हैं बुद्धिस्ट हैं और तमिल्स जो हैं वो हिंदू या मुसलमान हैं, लेकिन 7% जो है यहाँ पर कौन है, क्रिश्चियंस हैं, जो कि तमिल्स भी हैं और सिन्हाला भी हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी बात बता दी। अब बचा 1%, तो 1% छोटी मोटी कम्युनिटी होगी, वो यहाँ पर मेंशन नहीं कर रखी है, तो वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जितना यहाँ लिखा हुआ है वो मैंने सारा दोनों चार्ट्स के अंदर आपको डिवाइड करके दिखा दिया है, ठीक है। तो अब आप ये क्या करोगे, आप ये वाला लिख दो 13% कम्युनिटी, ठीक है, या यहाँ पे लिख लो आप, यहाँ लिख लो, एक सेकंड, इसको यहाँ कर लो ऊपर 13%, ये वाले कितने हैं 5%, ठीक है। इस तरह से आप लिख लो इंडियन तमिल्स, तो इसमें मुसलमान भी आते हैं वैसे, तो ये अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, और 7% यहाँ पर आप जोड़ सकते हो क्रिश्चियंस, ठीक है। तो इस तरह से आप चार्ट बना सकते हो जो मैं आपको पिछले स्लाइड में बनवाया था। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, देखो अब यहाँ पर 2 सरकारें हैं, ठीक है, एक बेल्जियम की और एक श्रीलंका की। दोनों ही जगह पर जो डोमिनेशन है 2-3-4 कम्युनिटी का है, ठीक है, 2 मेजर कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की पॉलिसीज अपना रहे हो। जिस भी तरह की आप पॉलिसीज अपनाओगे उस तरह से जो है आपका यहाँ पर कंट्री का फ्यूचर डिसाइड करेंगे, ठीक है, कि किस तरह की हमारा पॉलिसीज होगी। इसी तरह से आप इसमें इंडिया का एग्जाम्पल भी पैरेलली ले सकते हो। देखो इंडिया में क्या है, ये अपना इंडिया है। अब यहाँ पर इंडिया में तो आप हिसाब ही मत लगाओ, देखो हिंदू है, हिंदू के अंदर भी बहुत सारे डिविजन है, फिर मुस्लिम है, फिर सिख है, फिर क्रिश्चियन है, फिर जैन है, फिर बुद्धिस्ट है, फिर ज्यूज हैं, पारसीज, फिर पारसीज हैं, ठीक है, एटसेट्रा, और भी छोटी मोटी कम्युनिटी है। ये तो हो गया धर्म के हिसाब से, ठीक है, ये तो हो गया रिलीजन के हिसाब से बेसिस, ठीक है। और फिर इसके हिसाब से अपने यहाँ पर कास्ट सिस्टम भी है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर जो है मुस्लिम्स के अंदर भी कई सारे डिवीजन हैं, जैन्स के अंदर भी हैं, सिख्स के अंदर भी कई सारे डिवीजन हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पर देखो कास्ट सिस्टम से डिवीजन है, रीजन वाइज डिवीजन है, ठीक है, रीजन वाइज जो है हमारे यहाँ पर काफ़ी डिवीजन है। इसके अलावा लैंग्वेज एक इशू है हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो देर आर सो मेनी डिविजन्स इन इंडिया, ठीक है। फिर भी भारत की सरकार जो है आज तक जो है मतलब डिविजिव पॉलिटिक्स नहीं खेलती है, ठीक है, डिविजिव पॉलिटिक्स नहीं चलती है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर जो गवर्नमेंट होगी वो कभी भी इस तरह की काम नहीं करेगी कि यहाँ पर किसी एक रिलीजन को या एक कम्युनिटी को फेवर करे। तो अगर उनको किसी को फेवर करना होगा तो वो सबको करेंगे। अच्छा, गवर्नमेंट जो है यहाँ पर नॉन इंटरफेरेंस करती है, मतलब किसी भी धर्म के मामले में किसी भी जो कम्युनिटी है उसमें नॉन इंटरफेरेंस रखती है, लेकिन उसकी लिमिटेशंस हैं। अगर वहाँ पर इंडिविजुअल राइट्स जो होते हैं वो वायलेट हो रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो है सरकार या कोर्ट्स वगैरह जो होते हैं ये लोग इंटरफेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल जो अभी रिसेंट एग्जाम्पल्स हैं वो क्या है आपका, देखो यहाँ पर ट्रिपल तलाक, ठीक है, दिस इज तलाक। ट्रिपल तलाक प्रथा जो थी ये मुस्लिम समाज में थी, ठीक है। इसी तरह से हिंदू के अंदर एक टेम्पल एंट्री मूवमेंट था, ठीक है। यहाँ पर जो जैसे सबरीमाला इशू हो गया, ठीक है, सबरीमाला टेम्पल इशू, ठीक है, वो आपने अगर पढ़ा हो न्यूज़ में आता रहता है। तो इस तरह की जो बातें हैं यहाँ पर क्या होता है, नॉन इंटरफेरेंस जनरल लगती है, लेकिन अगर कुछ पर्सनल मतलब 2 फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट हो रहे हैं आपस में तो फिर सरकार जो है या कोर्ट जो है इस मामले में दखल अंदाजी करती है और यहाँ पर फैसला सुनाती है। तो ट्रिपल तलाक को हाल ही में जो है बैन कर दिया गया है, ठीक है, इंडिया से। सबरीमाला टेम्पल इशू मतलब वुमेन्स को एंट्री नहीं थी, तो यहाँ पर अब जो है एंट्री अलाउ कर दी गई है। सो इतने मतलब हमने इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी किसी भी रिलीजन या धर्म के लोगों के साथ जो है भेदभाव नहीं किया। दैट इज़ वाई इंडिया में जो है यहाँ पर सेपरेटिज्म की डिमांड नहीं है, ठीक है। लोग जो है यहाँ पर पीसफुली रह रहे हैं, ठीक है, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एग्जाम्पल सेना के अंदर आप देख लो,
हिंदू भी है, मुस्लिम्स भी हैं, सिख्स भी है, एक्सेट्रा, सभी लोग, सभी धर्म के लोग हैं। इसी तरह इंडियन क्रिकेट टीम में देख लो आप, ठीक है, कोहली भी है, ठीक है, पहले जहीर खान था एक, वो भी था, ठीक है, तेंदुलकर भी है, एक्सेट्रा, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, हर धर्म के आते हैं, है ना। अपना पाजी, क्या नाम उसका, युवराज सिंह भी है, भज्जी भी था, ठीक है, ये सारे प्लेयर्स इंडिया में रहे हैं। तो इंडिया में टैलेंट की कदर होती है। अगर आपके पास टैलेंट है तो यू कैनॉट बी स्टॉप्ड बाय एनीवन बिकॉज ऑफ दिस सेपरेटिज्म या बिकॉज ऑफ दिस बायस, ये बायस नहीं कर देंगे अभी आपके साथ। अगर इफ यू हैव टैलेंट तो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इस तरह का बायस कभी इंडिया में नहीं होगा। दैट इज वाइट इंडिया इज ग्रोइंग। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंडिया। आई हैव लाइक गिवन अ बैकग्राउंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, वो क्या है कि दो तरह की सरकार है, ठीक है, दोनों तरह की सरकार जो है अलग अलग मॉडल अपना फॉलो कर रही है, ठीक है, वही मॉडल हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। ये सारी इंट्रोडक्शन लिखा हुआ था। अब यहाँ पर दिया है मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड? ये जो वर्ड है आपको एग्जाम्स में 1 मार्क के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसके एक्चुअली क्या ग्लॉसरी दे रखी है, ठीक है, बुक के अंदर ही। तो ग्लॉसरी अगर जहाँ पे भी दे रखी है ना, आपको साइड में बॉक्स बना के दिए हुए, वो आपको जरूर पढ़ने हैं। वो एग्जाम्स के अंदर कई बार पूछे जाते हैं, 1 नंबर में पूछ सकते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय मेजॉरिटेरियनिज्म? देखो, ये एक ऐसी प्रिंसिपल है जिसके अंदर ये माना गया है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी जो होगी, मतलब जिसके पास नंबर ज़्यादा है, शुड बी एबल टू रूल द कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स। मतलब जिसके पास ताकत है, जिसके पास नंबर ज़्यादा है, मतलब देखो इधर नंबर कितने हैं, किसके पास ज़्यादा है? ऑब्वियसली हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 74% सिनाला स्पीकर है। दैट मीन्स यहाँ पर नंबर किसके पास ज़्यादा है? सिनाला के पास ज़्यादा है। इसी तरह से अगर आप इंडिया के अंदर देखोगे तो एक कम्युनिटी के नंबर ज़्यादा होंगे, ठीक है। पर इंडिया में और श्रीलंका में रात और दिन का अंतर है, ठीक है। मैंने अभी आपको कल चैप्टर पढ़ाया था डेवलपमेंट का, इकोनॉमिक्स का, लास्ट इकोनॉमिक्स वाले चैप्टर के पहले पेज में डेवलपमेंट पढ़ाया था। वहाँ पर हमने इंडिकेटर्स देखे थे कि श्रीलंका का जो डेवलपमेंट का इंडिकेटर है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किया, उसमें हर इंडिकेटर जो है भारत से बेटर है। इनकम के मामले में भारत से डबल था, पर कैपिटल इनकम के मारे में, ठीक है। इसके अलावा आप देखो यहाँ पर जो स्कूलिंग की एज थी वो ज़्यादा थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो ज़्यादा थी, ठीक है। IMR जो था वो भारत से कम था। फिर भी इसकी जो पॉलिसीज रही उसके कारण आज इस देश की स्थिति क्या हो गई है, ये बर्बाद होने की कगार पे है, ठीक है। इसके अलावा और भी कई रीजन थे, बट दिस वाज द वन ऑफ द मेन रीजन जो आप यहाँ पर कह सकते हो, ठीक है। अब मेजॉरिटेरियनिज्म क्या होता है कि ऐसा बिलीव जिसमें जो नंबर्स जिसके ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल मेजॉरिटी यहाँ पर किसके ज़्यादा है? सिन्हाला के ज़्यादा है। तो सिन्हाला जो चाहेगा वैसे रूल करेगा, ठीक है। ये लोग 13-18% लोग हैं, ये लोग मिलकर कुछ नहीं कर सकते। सो आई बिलीव दैट मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल द कंट्री इन विच एवर वे इट वांट। मतलब भाई हमारी संख्या ज़्यादा है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, हम जो रूल चाहेंगे वो बनाएंगे, क्योंकि हमारी मेजॉरिटी, हम संसद में कुछ भी पास करेंगे वो आराम से पास हो जाएगा, ठीक है। तो बाय डिसरिगार्डिंग टू द विशेस ऑफ द माइनॉरिटी, ठीक है भैया। शॉर्ट रन के अंदर दिस मेजॉरिटेरियनिज्म विन, इस शॉर्ट टाइम के अंदर जो होता है ये प्रिंसिपल अच्छा लगता है। जैसे आप एग्जांपल लो, घर का बड़ा भाई है, ठीक है, छोटे भाई को जैसे चाहे पीट रहा है, ठीक है। छोटा भाई कमजोर है, बड़ा भाई स्ट्रांग है, ऑब्वियसली एज का अंतर है तो स्ट्रांग है। तो अब ये जो है इसको अगर राइट्स नहीं देगा, ठीक है, अपने जो जेन्युइन राइट जो बनते हैं और अपने दादागिरी चलाएगा, जैसे मेजॉरिटेरियनिज्म वाले एक कंट्री के अंदर चला रहे हैं, तो क्या होगा कि एक ना एक दिन जो है विस्फोट होगा, और विस्फोट होगा तो इसकी और इसकी लड़ाई होगी, और लड़ाई हुई तो यहाँ पर दरार आ जाएगी, ठीक है। ये भी तो ग्रो करेगा, ये ग्रो करेगा एक लिमिट तक, फिर उसके बाद ये भी ग्रो करेगा, तो दोनों बराबर शक्ति हो सकते हैं। तो एक लिमिट के बाद इनकी लड़ाई होगी, ठीक है। हारेगा जीतेगा वो अलग बात है, जो भी है, लेकिन यहाँ पर इनकी लड़ाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, आप जहाँ घर पे रह रहे हो उस प्रॉपर्टी का डिविडेशन हो जाएगा। तो ये क्यों हो रहा है? या तो ये मेजॉरिटेरियनिज्म के कारण हो रहा है, या कोई और रीजन में भी हो सकता है, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो सकता है, एक्सेट्रा। तो इसी तरह से अगर एक देश के अंदर अलग अलग कम्युनिटीज रहती है, ठीक है, अब कोई कम्युनिटी की संख्या कम है, किसी की ज़्यादा है, तो अगर आपने इनको इक्वल शेयर नहीं दिया, इक्वल राइट्स नहीं दिए, ठीक है, जो इनके शेयर बनते हैं, जो इनके राइट्स बनते हैं, वो आप इनको नहीं दे रहे हो, तो ये भी क्या होगा, एक ना एक दिन जो है विद्रोह करेंगे। और विद्रोह करेगा तो ये लोग क्या करेंगे, एक ऑटोनॉमी की मांग करेंगे पहले, ठीक है, ऑटोनॉमस स्टेटस का मांग करेंगे, ठीक है। लेकिन मान लो अगर आपने ये भी डिनाई कर दिया और इसको, इस जो इनकी प्रॉब्लम्स हैं इसको कंटेन नहीं किया, तो फिर ये आगे चलकर जो है अलग सेपरेट कंट्री की भी डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, ऑटोनॉमस स्टेटस, या अभी देखो तेलंगाना वाला रीजन आपने सुना होगा ना, तेलंगाना वाला रीजन देखो, ये भारत का मैप है, यहाँ पर है आंध्रा, ठीक है। अब यहाँ पर एक राज्य आ गया तेलंगाना, ये हो गया तेलंगाना और ये हो गया आंध्रा। अभी पहले क्या था, ये पूरा एक ही था, आंध्रा और तेलंगाना मिलकर था, एक ही था, इसको हम आंध्र प्रदेश के नाम से जानते थे, ठीक है। आज क्या हो गया, आंध्र प्रदेश अलग हो गया, तेलंगाना अलग हो गया। अलग होने का एक रीज़न है क्योंकि यहाँ पर जो है ना ये एरियाज, इस एरिया में डेवलपमेंट जो एक्टिविटी है वो बहुत कम थी या बहुत स्लो थी या ना के बराबर थी।
और इस वाले एरिया में आंध्रा में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा था। अब लोग क्या कर रहे थे, लोग यहाँ से जॉब करने के लिए इस एरिया में जा रहे थे, ठीक है। तो लोग कह रहे हैं कि सब हम काम भी कर रहे हैं, हम जॉब भी कर रहे हैं, हम टैक्स भी दे रहे हैं, पर जो डेवलपमेंट का असली मजा है वो इस रीजन में हो रहा है, इस रीजन में नहीं हो रहा। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने काफ़ी समय तक स्ट्रगल किया, फिर इनके मन में जो है ना एकदम ये बात आ गई कि सब हमें तो इस राज्य को अलग बनाना पड़ेगा, क्यों हमें अलग से फंड मिलेगा तो हम हमारे एरिया का डेवलपमेंट अच्छे से कर पाएंगे। तो फिर इसने यहाँ पर विरोध करा और यहाँ पर फिर क्या हुआ, तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया गया, ठीक है। तो हाल में स्थिति क्या है कि ये दोनों अलग अलग राज्य है। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल यू कैन गिव अंडर दिस पावर शेयरिंग। इफ यू डोंट गिव द राइट शेयर टू एनी पर्सन then you cannot stay together for long. So this is the thing you should understand from the Indian examples. So this is also the thing you will understand when you read this chapter, story of this Sri Lanka, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअली ये मेजोरिटेरियन लिख दिया। अभी अपन पहले एक काम करते हैं, अकोमोडेशन वाला पढ़ लेते हैं, फिर अपन उसके ऊपर चलेंगे। ये मेजोरिटेरियनिज्म का समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब यहाँ देखो अकोमोडेशन, चलो पहले ये वाला पढ़ लेते हैं, बुक में यही वाला पहले दिया हुआ है ना। अब देखो हुआ क्या, श्रीलंका में प्रॉब्लम क्या हुई कि लोगों को ये लगने लगा कि मेजोरिटेरियनिज्म हो रहा है, या अब यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने सोचा कि भैया हम तो 74% है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम अपने हिसाब से रूल बना लेते हैं, इनको हमें पूछने की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, इस तरह से कुछ पॉलिसीज अपनाई। जैसे कि क्या किया, पहले इन्होंने 1956 में एक एक्ट बनाया, ठीक है। एक्ट बनाया क्या, इन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि यहाँ पर जो है ऑफिशियल लैंग्वेज क्या हो जाएगी, यहाँ पर बुद्धिज्म की, सॉरी सिन्हाला जो है ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगी, बुद्धिज्म तो रिलीजन है ना। सिन्हाला विल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका स्टेट। अब इस बात को लेकर तमिलियंस ने काफ़ी विरोध किया कि शायद आवर लैंग्वेज शुड आल्सो बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई यू आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग दिस थिंग। तो ये जब 1956 में एक्ट बना तो इसका काफ़ी विरोध हुआ, ठीक है। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें करी कि साहब हर जगह जो सिन्हाला थे इनको प्रेफरेंशियल पॉलिसीज के तहत आगे बढ़ाया गया। गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स के अंदर जो है इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लगी, इनको एकदम सरकार जो है भूल गई, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पर लीडर्स, जो यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस के अंदर भी जो है मतलब माइनॉरिटी कम्युनिटी को जगह नहीं दी गई, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ सब कुछ, आपकी बुक में लिखा हुआ देखो, द गवर्नमेंट फॉलो प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला। गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी बनाई जो सिन्हाला को फेवर करती है। जैसे कि यूनिवर्सिटी में जॉब निकली है, पोजीशन निकली, तो गवर्नमेंट में पोजीशन निकली, तो हमने क्या करा, इस व्यक्ति को फेमस किया जो सिन्हाला कम्युनिटी का था। अब एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें हम बुद्धिज्म को फोस्टर करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। मतलब सिर्फ एक धर्म के लिए इन्होंने मतलब कानून के अंदर लिख दिया, संविधान के अंदर, कि सिर्फ हम एक धर्म की जो है रक्षा करेंगे, इसको प्रोटेक्ट करेंगे और इसको प्रमोट करेंगे। अब हुआ गया कि इस तरह से कई सारे एक्ट बने, जॉब्स नहीं दी है ना, डेवलपमेंट नहीं करवा रहे, ठीक है, इनकी बात नहीं सुनी जा रही है। तो इनको लगा यार कि जो ये चीज़ें हो रही है, इससे ये पता लगा कि भाई जो अभी जो लीडर्स हैं ये हमारी कम्युनिटी से या हमारे से कोई मतलब इतना मतलब रखते नहीं है, ठीक है। तो जब ये हमसे मतलब रखते नहीं तो हमारे लिए काम नहीं करेंगे। तो इन्होंने क्या करा, इसके रिस्पॉन्स पे अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाई और ये डिमांड्स स्टार्ट करना शुरू करते हैं, मूवमेंट चलाते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, ऐसे करते करते क्या होता है कि यहाँ पर ये मानते नहीं है, फिर ये लोग क्या करते हैं, एट द एंड जो है ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं, ठीक है, कि हमें हमारे रीजन में जो है ऑटोनॉमी दे दो, हम लोग खुद डेवलपमेंट कर लेंगे, हमें आपकी जरूरत नहीं है। तो ये भी डिमांड जो होती है इनकी, ये मानी नहीं जाती है, ठीक है। तो हुआ था क्या कि इससे जो डिस्ट्रस्ट होता है वो कम्प्लीटली बढ़ जाता है। ये लोग कहते हैं कि साहब हमें फ्रीडम दे दो, हमें अलग देश बनाने की आज़ादी दे दो, लेकिन ये वो भी नहीं देते। तो इससे क्या होता है कि दोनों कम्युनिटी के बीच में डिस्ट्रस्ट जो है इंक्रीज हो जाता है, और जैसे ही डिस्ट्रस्ट इंक्रीज हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, सिविल वॉर हो जाएगा। मतलब लोगों के बीच में जो है आपस में युद्ध हो जाएगा, तो लोग जो है रोड पे उतर जाएंगे और सिविल वॉर हो जाएंगे। तो ये सिविल वॉर चलता रहा, ठीक है। ये सिविल वॉर जाके खत्म कब हुआ, 2009 में, ठीक है। एक इसके ऊपर मूवी बनी कि यहाँ से कुछ लोग आकर राजीव गांधी को मार के जाते हैं, लिट्टे का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। वो पिक्चर बनी मद्रास कैफे, तो वो चाहो तो आप देख सकते हो। उसमें काफ़ी सारी जो श्रीलंकन की इकोनॉमी की या उसके कंट्री की स्थिति है वो अच्छे से बता रखी है उस पर थोड़ी बहुत, तो वो चाहो तो एक आइडिया लेने के लिए आप देख सकते हो। और सिविल वॉर जब बंद हो गया, चालू हो गया, सिविल वॉर खत्म होगा 2009 में। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि सिविल वॉर जो है कब खत्म हुआ श्रीलंका में, 2009 में, ठीक है। ये बात हो गई क्लियर। दिस वॉज द श्रीलंकन मॉडल, जो यहाँ पर प्रेफरेंशियल पॉलिसीज अपना रहा है, गवर्नमेंट में जॉब उनको दे रहा है, श्रीलंकन सिन्हाला को दे रहा है, ठीक है, दूसरे लोगों को कोई भी शेयर ये दे नहीं रहा है, ठीक है। और ये जो पॉलिसीज इन्होंने करी, इसके कारण क्या हुआ कि इस कम्युनिटी के बीच में, इन दोनों कम्युनिटी के बीच में जो है मतलब मनमुटाव सा हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये जो है एक तरह से डिस्ट्रस्ट पैदा हो गया, और ये जो डिस्ट्रस्ट था इससे कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले लिया।
वायलेंस का रूप ले लिया, और जब ये वायलेंस का रूप ले लेता है तो आगे चलकर ये क्या होता है, सिविल वॉर में कन्वर्ट हो जाता है। और सिविल वॉर जो है 2009 तक यहाँ पर खत्म हो जाता है, तब तक ये चलता है। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। और इस मैप से आप पूरी जो कहानी है यहीं पे लिख सकते हो, और यहीं पे आप जो है कहानी को याद कर सकते हो। ये चीज़ हो गई। अब देखो आगे, ये तो गया एग्जाम्पल। अब इसी का कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल दिया बेल्जियम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ के जो लीडर्स थे समझदार थे, अनलाइक श्रीलंकन लीडर्स जिन्होंने सोचा कि चलो हमारे पास पावर है, हम जो चाहे करें, हमारे को कौन रोकने वाला है, ऐसा इनका मानना था। पर लॉन्ग टर्म में आप किसी को जबरदस्ती कोई काम नहीं करा सकते। ठीक है, तो इसीलिए ये जो मॉडल है ये फेल हो जाएगा आगे चलकर। लेकिन अब यहाँ पर जो है बेल्जियम मॉडल, ये क्या कर रहे हैं, ये अकोमोडेशन कर रहे हैं। तो अकोमोडेशन क्या होता है कि आप किसी भी विचारधारा को या किसी भी व्यक्ति को अपने मतलब जो पावर्स है उसमें जो है शेयरिंग दे रहे हो। ठीक है, अपने पावर्स या अपने रूल्स हैं उसके अंदर क्या कर रहे हो आप, शेयरिंग दे रहे हो। शेयरिंग दोगे तो क्या होगा कि लोग जो है आपके लिए ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे, आपके साथ फेवर में कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। और अगर आप उनको दुश्मन बना लोगे तो वो अकोमोडेशन पॉलिसीज नहीं कहलाएगी। तो बेल्जियम में क्या होता है, 1970 से 1993 सो देयर वाज अ टेंशन क्या थी कि साहब आपकी संख्या 40% है देश के अंदर, और डेवलपमेंट आपके पास ज़्यादा है। ठीक है, और पैसा सारा आपके पास है, हम लोग के पास कुछ है नहीं, तो बोले क्या करें, बोले ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, ऐसी ही प्रॉब्लम यहाँ पर थी जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो रिलीजन इज नॉट एन प्रॉब्लम इज डेवलपमेंट। कि यहाँ पर जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे इनके पास ज़मीनें थी, और जो मजदूर थे वो मुस्लिम्स थे। अभी प्रॉब्लम क्या हुई कि सारे हिंदू जो थे लगभग ये लैंडलॉर्ड थे, अमीर थे, ठीक है, रिच क्लास थे, और सारे मुस्लिम्स जो थे ये लोग गरीब थे और लैंडलेस लेबरर्स थे। तो जब ये दो चीज़ें फैक्टर्स रिलीजन के साथ मिल जाता है ना, ये गरीबी और अमीरी का, तो दिक्कत पैदा हो जाती है। तो ये दिक्कत यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में हुई। इससे क्या होता है कि लोगों को भड़काना आसान हो जाता है, और जो मतलब फोर्सेस होती हैं जो देश के खिलाफ भड़काती है, वो फोर्सेस को ये चीज़ों की हेल्प मिलती है। अगर ऐसा होता कि कुछ हिंदू लैंडलॉर्ड थे, कुछ मुस्लिम लैंडलॉर्ड होते, और कुछ यहाँ पर मजदूर हिंदू भी होते, तो इतनी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन दिक्कत क्यों है, क्योंकि एक कम्युनिटी के लोग जो है अमीर थे और गरीब थे। तो यहाँ के जो लीडर्स थे वो फेल कर गए इस चीज़ को कंटेन करने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। कहाँ पर, अपने बेल्जियम के अंदर। ठीक है, बेल्जियम के अंदर इस तरह की बात नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि बेल्जियम के लीडर्स जो थे इन्होंने 1770 से 1993 तक बैठ के डिसाइड किया भाई क्या करना है, और वर्क करके देखा भाई हमें क्या करना चाहिए, हमें संविधान को कैसे बनाना चाहिए। तो इन्होंने 4 बार संविधान को बदला। ठीक है, अमेंड मतलब क्या होता है, बदला। कॉन्स्टिट्यूशन को बदला। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जहां पर ये लिखा होता है कि देश कैसे चलेगा, किसके पास कौन सी पावर रहेगी, किसके पास फंडामेंटल राइट रहेंगे, किसके पास जो है इलेक्शन के अधिकार रहेंगे, किसके पास जो है कौन व्यक्ति जो है प्रेसिडेंट बनेगा, कौन व्यक्ति जज बनेगा। ये सारी बातें कहाँ लिखी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी थी। तो इन शॉर्ट अगर आपको एक लाइन में कहना हो कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो यू कैन से सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। ये आप कह सकते हो। ठीक है, एक लाइन में अगर आपको डेफिनेशन देने को बोल दे कोई, तो आप ये क्या कहोगे, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। अब 4 बार जो है संविधान अमेंड किया गया। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी होगा, देखो मैं बताऊँ आपको कहाँ लिखा है, ये रहा, देखो ये रहा। 4 बार संविधान को अमेंड किया ताकि एक अरेंजमेंट पे पहुंच सके जिसमें दोनों की सारे के सारे जो व्यक्ति हैं यहाँ पे जो रहने वाले अलग अलग कम्युनिटी के, वो एक कंट्री में ढंग से पीसफुली रह पाए। तो कितनी अच्छी बात हुई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कहा गया कि डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर होंगे कहाँ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे हमारे मोदी जी की गवर्नमेंट है ना, वैसे इस देश में भी एक गवर्नमेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो है मिनिस्टर्स जो होंगे इक्वल होंगे। ठीक है, मिनिस्टर्स जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, मतलब आधे फ्रेंच के होंगे, ठीक है, आधे डच के होंगे। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। ठीक है साहब, नंबर ऑफ मिनिस्टर्स को इक्वल कर दिया। ठीक है साहब, इससे क्या हुआ, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी उनको लगा कि यार यस वी आर बीइंग डील विद, एकदम सही से हमको कर रहे हैं, बायस वायस कुछ नहीं कर रहे हैं हमारे साथ। और कुछ स्पेशल लॉज अगर आपको बनाने हैं तो उसमें मेजॉरिटी कम्युनिटी के, मतलब हर कम्युनिटी के, हर एवरी कम्युनिटी के आपको क्या करना पड़ेगा, मेजॉरिटी पॉपुलेशन का सहयोग लेना पड़ेगा। मेजॉरिटी पॉपुलेशन के सहयोग लेना पड़ेगा। मतलब कोई भी अगर आप ऐसा रूल बनाते हैं स्पेशल लॉ, ठीक है, कम्युनिटी वाइज रिलेटेड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर कम्युनिटी से जो है मेजॉरिटी से वो पास करवाना पड़ेगा। दिस वाज द थिंग विच वाज रिकॉर्डेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस बेल्जियम। ठीक है, तो मतलब क्या है कि कोई भी एक कम्युनिटी जो है कोई अकेली डिसीजन नहीं ले सकती। ये बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि भैया सबसे कंसल्ट करके डिसीजन दो। नो डाउट यहाँ पर डिलेज होंगे, नो डाउट यहाँ पर डिलेज होंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो डिसीजंस होंगे वो क्या होंगे, वो बट डिसीजंस विल बी एक्सेप्टेबल बाय ऑल।
तो ये क्या कह रहा है कि सब डिसीजन होंगे, गलत नहीं हो सकते, गलत भी हो सकते हैं लेकिन डिले होंगे, लेकिन एक्सेप्टेबल ऑल होंगे, ठीक है, क्वालिटेटिव डिसीजन होंगे, ठीक है, विचार विमर्श करके हम लोग 10 आदमी से पूछ के जो डिसीजन करेंगे तो क्वालिटेटिव होंगे और एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। दिस इज द इशू मेन पॉजिटिव थिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी, राइट। सो दिस इज थिंग। अब कई सारे जो गवर्नमेंट के प्रोविजंस थे, मैनी पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो क्या हुआ, अब ये अपना देश था, ठीक है, बेल्जियम, ठीक है, इस तरह का कुछ देश था। अब बेल्जियम के जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक होती है स्टेट, कुछ होती है स्टेट गवर्नमेंट, जैसे हमारे भारत में नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट फिर स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट अलग होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कई सारी पावर्स को यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट से किस में ट्रांसफर कर दिया, हमने स्टेट गवर्नमेंट में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। जैसे अब जो रीजनल इश्यूज होते हैं, जैसे कुछ धार्मिक मुद्दे हो गए या कुछ और मुद्दे हो गए, उसको हमने क्या करा कि स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये बात और क्या दी कि सब सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट नहीं है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट आर इक्वल पार्टनर्स लाइक ए टीम, नॉट सबऑर्डिनेट, ये बात और इन्होंने कह दी। अब यहां पर ये चीज हुई। अब हुआ क्या कि ब्रुसेल्स के अंदर क्या हुआ, ब्रुसेल्स क्या है, कैपिटल है, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि मेजोरिटी थे 80% कौन, फ्रेंच, और 20% कौन थे यहां पर, डच, ठीक है, डच थे, डच, ठीक है, डच, 20% डच, 80% फ्रेंच। तो जब ये बात हुई कि साहब सेंटर में मेजोरिटी होने के बावजूद हमें जो है 50% मिनिस्टर्स हमें दिए गए कि हम 50% मिनिस्टर्स जो है आपकी कम्युनिटी से होंगे। जब ये बात हो गई तो यहाँ पर जो ब्रुसेल्स था वहाँ पर भी जो है अलग गवर्नमेंट बनी, जैसे दिल्ली में नहीं बनी केजरीवाल की सरकार, वैसे यहाँ पर अलग गवर्नमेंट बनेगी। इसमें भी जो कम्युनिटीज थी यहाँ पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन था। फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स। देखो जब आपने फ्रेंच वालों को दिया, ठीक है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, तो फ्रेंच वाले भी क्या करेंगे, ब्रुसेल्स के अंदर आपको ही इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे देंगे। जबकि आपके नंबर्स वहाँ पे कम है, आपके नंबर ओनली 20% है, लेकिन हमने क्या करा, आपको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा, इक्वल रिप्रेजेंटेशन आएगा एक्चुअली। ये देखो, ये मिटा देता हूँ, इक्वल रिप्रेजेंटेशन आएगा। ये बात हो गई क्लियर, ठीक है। तो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल बिकॉज साफ सब लिखा देखो, डच स्पीकिंग कम्युनिटी ने उनको खुद इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया, कहां पर, सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो भैया जब आप इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो क्या होगा कि दूसरी गवर्नमेंट जो होगी वो भी आपको क्या करेगी, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे रही है, ठीक है। तो देखो किस तरह से जो है दोनों एकदम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा मॉडल है। अगर कम्युनिटी खुद ही इस लेवल पर मतलब ऑब्जर्व करे खुद को, ठीक है, इतनी मैच्योरिटी रखे, तो लड़ाई झगड़े होंगे ही नहीं। देखो यहाँ पर इसीलिए एक चीज़ और बता दूँ आपको कि यहाँ पर इस तरह का मॉडल हुआ, इसीलिए जो है यहाँ पर देखो यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट है वो कहाँ पर है, ब्रुसेल्स के अंदर है, बेल्जियम के अंदर, ठीक है। ये बात आपकी किताब के अंदर ली हुई है, ठीक है। अब ये तो हो गया मॉडल, इसके कुछ और प्रोविजंस भी हैं जो यहाँ आपकी किताब में दिए हुए नहीं है, आपको पढ़ने भी नहीं है, लेकिन कुछ आइडिया देने के लिए ये चीज़ें बता रखी है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक और चीज़ करी गई, ठीक है। एक गवर्नमेंट बनाई गई जिसको बोलते हैं हम लोग कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या थी, इस कम्युनिटी गवर्नमेंट में जितने भी रिलीजियस वन लैंग्वेज वाले इशू हो गए, ठीक है। अब एक लैंग्वेज की एक कम्युनिटी हो गई, ठीक है, जैसे डच की डच हो गई, ठीक है, फ्रेंच वालों की फ्रेंच गवर्नमेंट हो गई, जर्मन वालों की जर्मन गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, जर्मन स्पीकिंग गवर्नमेंट हो गई। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक नई तरह की गवर्नमेंट बनाई गई जिसको बोलते हैं हम लोग कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो ये हमने लैंग्वेज के हिसाब से यहाँ डिवाइड कर दी, ठीक है। जर्मन की जर्मन स्पीकिंग, फ्रेंच वालों की फ्रेंच स्पीकिंग, डच वालों की डच स्पीकिंग। अब ये कहीं भी रहे, या सेंटर में रह रहे हैं, कैपिटल में रह रहे हैं, या कहीं और रह रहे हैं, कहीं भी रहे, जब इस तरह के मुद्दे आएंगे इसके रिलेटेड, कम्युनिटी से रिलेटेड, तो यहाँ पर क्या होगा, सारे डच जो है एक तरफ, मतलब सारे डच जो है एक वोट करेंगे और सारे फ्रेंच एक उस मुद्दे पे वोट करेंगे, सारे जर्मन उस मुद्दे पे वोट करेंगे। तो जिसकी भी यहाँ पर जो भी डिसीजन होगा वो तीनों कम्युनिटी की मेजोरिटी कम्युनिटी अगर अप्रूव करती है तो ही वो डिसीजन लागू होगा, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है देखो, दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग द कल्चर। तो इस गवर्नमेंट के पास कौन कौन सी पावर थी, कल्चर से रिलेटेड थी, एजुकेशन से रिलेटेड थी, ठीक है, और लैंग्वेज से रिलेटेड जो पावर्स हैं वो इसके पास है। तो ये इसके डोमेन्स थे। जितनी भी मुद्दे आएंगे इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड, उसमें कौन डिसाइड करेगा, ये तीनों कम्युनिटी मिलकर डिसाइड करेगी। और लेकिन ये जो है कहीं भी रहते हो, ठीक है, इनका एक वोट, इनकी तरफ से एक ये अपना अलग रिप्रेजेंटेशन होगा, इनका अपना रिप्रेजेंटेशन होगा, इनका अपना रिप्रेजेंटेशन होगा। तो ये बात हो गई क्लियर। तो दिस इज मॉडल इज क्वाइट लाइक सीम्स लाइक कॉम्प्लेक्स, राइट, बट दिस हैज बीन वर्किंग वेल, ठीक है। आज तक यहाँ पर कोई सिविल वॉर नहीं हुआ, ठीक है।
एकदम यहाँ पर लोग जो है मिल के काम करते हैं। अनलाइक श्रीलंका जहाँ पर मेजॉरिटेरियनिज्म वाला कल्चर था, ठीक है, वहाँ पर जो है लोग जो है एक साथ मिलकर काम नहीं कर पाए और अपने देश को बर्बाद कर बैठे। लेकिन यहाँ के जो लीडर्स थे वो काफ़ी समझदार थे। इस तरह का मॉडल इन्होंने जरूर अपनाया जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, लेकिन दिस हैज़ बीन वर्किंग वेल सिंस देन। ये चीज़ हो गई अपनी क्लियर, ठीक है। अब देखिए आगे, अब हमने दो मॉडल पढ़ लिए, श्रीलंका का पढ़ लिया और बेल्जियम को पढ़ लिया। दोनों मॉडल में हमने देखा कि एक में जो है पावर्स को मेजॉरिटी कम्युनिटी द्वारा माइनॉरिटीज़ को आगे से दे दी गई। दूसरे में हमने देखा कि श्रीलंका के अंदर की जो पावर थी उसका मिसयूज़ किया गया, मतलब अपने नंबर ज़्यादा होने के कारण जो है उस चीज़ का जो है मिसयूज़ किया गया, ठीक है, मेजॉरिटी कम्युनिटी द्वारा। तो दोनों के रिजल्ट आपके सामने हैं, ठीक है। एक कम्युनिटी यहाँ पर सिविल वॉर छिड़ गया, 2009 में इसका खत्म हुआ, ठीक है, काफ़ी लंबा संघर्ष चला देश की। जो अब देखो लड़ाई के अंदर क्या होता है कि लड़ाई होती है ना, तो आपका देश कम से कम 40-50 साल पीछे जाएगा, ठीक है, ये बात पक्की है। क्योंकि जो रिसोर्सेज आपको डेवलपमेंट में लगाने हैं वो रिसोर्सेज आप किस पे लगा रहे हो, लड़ाई झगड़ों में लगा रहे हो। तो जिस जिस जगह पर लड़ाई होगी वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी तरफ बेल्जियम देखो, यहाँ पर कम्युनिटी ने मिल बैठ कर जो है डिसाइड कर लिया कि किस तरह से बात होगी, आगे भी कैसे रखेंगे हम लोग, और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है पीस एंड स्टेबिलिटी रही। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सबसे जरूरी चीज़ क्या है, पीस एंड डेवलपमेंट। आप देखो एमएनसीज कभी भी किसी देश के अंदर एफडीआई लेके जाएगी, एमएनसीज, ठीक है, एफडीआई लेके जाती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या एफआईआई, ठीक है, ये उस कंट्री के अंदर लेके जाएगी जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, ठीक है, मतलब जहाँ पर स्टेबिलिटी हो बेसिकली। ऐसा नहीं आज कुछ कह रहे हैं कल कुछ कहते हैं, तो ऐसी जगह पर ये सरकार नहीं जाएगी, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं जाएंगे। तो किसी भी देश को अगर ग्रोथ करना है तो सबसे पहले आपको देखो, आपने ये बात तो कही भी है कि सब पीस होगी तभी यहाँ पर ग्रोथ होगी, है ना, शांति होगी जब ग्रोथ होगी। और दूसरी चीज़ क्या है, देखो बाहर से जो कंपनी आ रही है ये भी जब ही आएगी जब ये सारी चीज़ें आपके देश में होगी। ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सेफ एनवायरनमेंट वर्किंग का नहीं है, तो कंपनी आएगी नहीं, वो इतना हज़ारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट क्यों करेगी। सो दिस इज द थिंग, दिस इज अ लेसन टू बी लर्न कि वाई पावर शेयरिंग इज गुड, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। हमें पावर शेयरिंग क्यों करनी चाहिए, इसके कई सारे रीजंस हैं। तो दो रीजंस अपने किताब में दिए हुए हैं, दो टाइप के, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से हैं। देखो, क्या पावर शेयरिंग होनी चाहिए, क्या पावर शेयरिंग डिजायरेबल है, ये जरूरी है, होनी चाहिए, इसके दो रीजंस आपकी किताब में दिए हुए हैं। एक को बोलते हैं प्रूडेंशियल रीजन, प्रूडेंशियल फॉर्म ऑफ रीजनिंग, एक को बोलते हैं मॉरल फॉर्म ऑफ रीजनिंग, ठीक है, इस तरह से लिख लो आप लोग, ठीक है, प्रूडेंशियल फॉर्म ऑफ रीजनिंग और मॉरल फॉर्म्स ऑफ रीजनिंग। प्रूडेंशियल का मतलब जो है ग्लॉसरी में दिया हुआ है आपके, ये देखो ये रहा, क्या लिखा है, प्रूडेंस का मतलब क्या होता है कि केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस। प्रूडेंशियल डिसीजन आर यूजुअली कॉन्ट्रास्टेड विद डिसीजन बेस्ड प्योरली ऑन मॉरल कंसिडरेशन। मतलब क्या है, एक तो होता है कि आप मॉरल होकर डिसीजन ले रहे हो, ठीक है, मॉरल मतलब क्या हो गया कि आप जो है यहाँ पर एथिक्स को फॉलो कर रहे हो कि हाँ भाई हमें किसी को पीटना नहीं चाहिए, हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, यू आर क्वाइट moral, this is very good, but if you are not moral, then if you are prudential, you are giving like, अच्छा उसके साथ 4 लड़के आ रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम 6 हैं तो पॉसिबली हम जीतेंगे, ठीक है, तो लड़ाई ले सकते हैं। अब उसके साथ 10 लड़के आ रहे हैं, 14 लड़के आ रहे हैं, आप 6 हो, तो आपने डिसीजन लिया कि सब नेगेटिव ज़्यादा हो जाएगा, लॉस ज़्यादा हो जाएगा हमारा, तो हम यहाँ पर लड़ाई झगड़े नहीं करने वाले भैया, ठीक है। ऐसा कई बार होता है, बच्चे सोचते हैं, या फिर इससे बेटर एग्जाम्पल भी ले सकते हो आप। देखो आपको मान लो अपने भाई है तुम्हारा छोटा, ठीक है, छोटा था जब तक तुम उसके दादागिरी चलाते थे, अब वो बड़ा हो गया, ठीक है, बड़ा होने के बाद क्या होगा कि वो भी समझदार हो गया, पावरफुल हो गया, अब आप उससे भिड़ नहीं सकते, पहले तो आपको पीट भी देते थे, ठीक है, तो पहले आप पॉजिटिव नेगेटिव की चिंता नहीं करते थे क्योंकि आपके पास पावर थी। अब आपने कैलकुलेशन कर ली कि अगर मैंने इसको पीटा और इसने मुझे एक भी मारा तो ये तो काम गड़बड़ हो जाएगा, तो आपने पॉजिटिव सोचा और नेगेटिव सोचा। अब आपको लगा कि इससे नुकसान मेरा भी हो सकता है, तो आपने जब पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में सोच लिया ना, तो दैट मीन्स यू आर डूइंग दिस फॉर्म ऑफ रीजनिंग। लेकिन अगर आपने कहा कि नहीं भाई मेरा छोटा भाई है, इसको हम नहीं मारेंगे या इससे हम लड़ाई कभी नहीं करेंगे, तो दिस इज मॉरल डिसीजन। आपने यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव के बारे में नहीं सोचा, भले आप उससे पावरफुल हो लेकिन आप मॉरल हो, तो मॉरल फॉर्म ऑफ रीजनिंग। दिस इज द 2 टाइप ऑफ रीजनिंग विच इज गिवन इन योर बुक। अब जो पहली रीजनिंग है जो यहाँ पर लिखी हुई है, ये है प्रूडेंशियल फॉर्म ऑफ रीजनिंग, ठीक है। तो पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। देखो पॉसिबिलिटी ऑफ, यहाँ पर पहला रीजन इसका क्या हो गया, रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट
बिटवीन सोशल ग्रुप्स। तो ये रीजन क्या हो गया, ये रीजन हो गया प्रूडेंशियल फॉर्म ऑफ रीजनिंग। ठीक है, अब दूसरा क्या लिखा है, सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस। अब ये क्या कह रहा है कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट हम अगर होते हैं तो इससे क्या होगा, इससे होगा आगे क्या, आगे चलकर वायलेंस हो सकता है, ये बात है। तो मतलब आपने सोचा कि अच्छा इससे नुकसान क्या है, फायदा क्या, नुकसान और फायदा सोच रहे हो तो क्या हो गया, प्रूडेंशियल फॉर्म ऑफ रीजनिंग हो गया। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ सकती है, वायलेंस हो सकता है, और क्या हो सकता है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो सकती है। ठीक है सर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है, और क्या होता है, तो पावर शेयरिंग इज गुड वे टू एंश्योर द पॉलिटिकल ऑर्डर। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, पावर शेयरिंग करेंगे। क्यों, क्योंकि सोशल ऑर्डर बना रहेगा, पॉलिटिकल ऑर्डर टू स्टैब्लिश, टू मेंटेन पॉलिटिकल ऑर्डर। ठीक है, इस तरह की जो चीजें हैं, देखो आप किताब से इस तरह की चीजें जो मैं लिख रहा हूं ना, आप अपने नोटबुक में उतारते जाओ। ठीक है, आपके नोट्स बन जाएंगे और याद भी हो जाएगा। तो टू मेंटेन पॉलिटिकल ऑर्डर पावर शेयरिंग इज गुड वे। सो इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी ओवर द अदर में लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन। देखो शॉर्ट रन में आपने कहा कि मैं ताकतवर हूं, किसी पर अपनी जो है मर्जी थोप दूंगा, तो शॉर्ट रन में अच्छी बात है, लेकिन लॉन्ग रन में ये जो फॉर्मूला है फेयर हो जाता है। ठीक है, देखो शॉर्ट रन, बट इन द लॉन्ग रन, इसमें शॉर्ट रन में ठीक है, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर क्या होगा, आपकी जो है यूनिटी कमजोर हो जाएगी। आपने आपके और आपके भाई की बॉन्डिंग खत्म, तो खेल खत्म। ठीक है, खेल खत्म, तो इसीलिए उसको पीटना नहीं करनी। ठीक है, यूनिटी खत्म नहीं करने का, यूनिटी खत्म हो गई तो बाहर वाले फायदा उठाएंगे। इसी तरह से देश के अंदर यूनिटी खत्म होती है तो बाहर वाले देश फायदा उठाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख लो, बहुत सारे दिए हुए हिस्ट्री के अंदर। जयचंद का दिया हुआ एक, ठीक है, कौन था जिसने विरोध कर, अपने ही जो रिश्तेदार उनके खिलाफ विरोध कर दिया था और वो हार गए थे, कौन थे बताओ। इसके अलावा आप देखो ये अपना विभीषण। तो इन वॉर इफ यू हैव विभीषण, जयचंद्र, मीर जाफर, इस टाइप के अगर लोग आपके साथ हैं तो आपका हारना तय है। मीर जाफर क्या था, बंगाल का नवाब था, उसके खिलाफ था, ये हो गया था। ठीक है, अंग्रेजों से हाथ मिला लेता। जयचंद कौन था, मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लेता। ठीक है, अपना अजमेर वाला जो था पृथ्वीराज, उसके खिलाफ हो गया था। विभीषण रावण को खत्म करवाने में सबसे बड़ा रोल इसी का था। रावण की जो सीक्रेट थी वो इसने आउट कर दी, और जैसे ही आपका सीक्रेट आउट, आप खत्म। आपकी वॉर टेक्निक्स इनको मालूम है, जयचंद ने बता दिया कि ये कैसे लड़ते हैं, खत्म। मोहम्मद गौरी ने उसको खत्म कर दिया। बैटल ऑफ तराइन, सेकेंड वॉर। मीर जाफर 1757, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी, खत्म कर दिया। जबकि पहला युद्ध उसके 1757 से जो पहला युद्ध हुआ था 1756 में, वो युद्ध में अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा के पीटा था उसने। ठीक है, सिराजुद्दौला ने। लेकिन मीर जाफर जो मेन सैनिक था, उसका मेन कमांडर इन चीफ था, सेनापति था, वो अंग्रेजों के साथ जा मिलता है, और जैसे ही ये उसके साथ मिलता है, यहाँ पर नवाब ऑफ बंगाल खत्म। ठीक है, अब जो नए नवाब बनेंगे ये खुद ही बनता है, लेकिन इसके ये सिर्फ नाम का होता है, असली जो मजे ले रहा है वो कौन ले रहा है, अंग्रेज ले रहे हैं। ठीक है, सो ये सारी बातें जो है आपको यहाँ पर लिख लेनी है। ठीक है, ये सारी जो बातें हैं मैंने आपको बताई, ये यहाँ पर आपको लिख लेनी है। ठीक है, तो एक तरफ का जो है डेटा मैंने पूरा लिख दिया आपके साथ। पूछेंगे एग्जाम में क्वेश्चन, या तो हेडिंग से पूछ लेंगे, या फिर ऐसे पूछ लेंगे प्रूडेंशियल फॉर्म ऑफ रीजनिंग क्या होती है। ठीक है, या फिर ऐसे पूछ लेंगे आपसे कि ये मॉरल रीजनिंग क्या होती है। ठीक है, इस तरह की रीजनिंग, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बना है। ठीक है, यहाँ से अब भी बनेगा, तो इस तरह से चार्ट बना के याद करोगे, जल्दी याद हो जाएगा। और ये चीज़ हो गई। सो टायरेनी ऑफ द मेजॉरिटी, ठीक है, इज नॉट जस्ट अप्रेसिव टू द माइनॉरिटी, इट ऑफन ब्रिंग्स। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि दादागिरी अगर आप कर रहे हो, ठीक है, टायरेनी मतलब अत्याचार कर रहे हो, मेजॉरिटी जो है अगर अत्याचार कर रही है, टायरेनिटी ऑफ मेजॉरिटी, और अपनी मनमानी कर रहे हो, तो ये नुकसान आपको तो करेगी, माइनॉरिटीज को करेगी। ठीक है, इट विल हर्ट देम, लेकिन इट विल हर्ट यू ऑल्सो। ठीक है, ये आपका नुकसान भी करेगी, इनका नुकसान भी करेगी, दोनों ही लॉस सिचुएशन है। तो ये पहला चीज हो गई, ये आप याद कर लो। ठीक है, अगला जो है वो यहां पर क्या है, मॉरल फॉर्म ऑफ रीजनिंग। ये क्या है, पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसीज।
पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, पावर शेयरिंग क्या होती है? देखो भाई, हम क्यों करना चाहते हैं कि साहब गुड है, गुड फॉर डेमोक्रेसी है, ये पावर शेयरिंग ही गुड फॉर डेमोक्रेसी है। ठीक है, क्योंकि ये स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है। पावर शेयरिंग का मतलब ही क्या है? डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या है? कि सभी लोगों के पास जो है पावर आ रही है रूलर्स को चूज करने की, डिसीजन लेने की। डेमोक्रेसी मतलब क्या होगा? कि आप सभी लोगों से कंसल्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेसी की स्पिरिट है ये। ठीक है, तो ए डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोस अफेक्टेड बाय इट्स एक्सेस। तो इन डेमोक्रेसी क्या होता है कि आप जो है पावर का शेयरिंग किसके साथ कर रहे हो? उनके साथ कर रहे हो जो उस पावर के जो इफेक्ट है उससे, सॉरी, उस पावर के यूज से इफेक्ट होंगे, तो आप उन लोगों के साथ ही पावर शेयर कर रहे हो। ठीक है, पीपल हैव टू राइट टू बी कंसिडर हाउ दे आर टू बी गवर्न। तो लोगों के पास ये अधिकार होना चाहिए कि उन्हें किस तरह से गवर्न करा जाना चाहिए। तो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होगी? वो होगी जो सिटीजन्स को थ्रू पार्टिसिपेशन अक्वायर स्टेक इन द सिस्टम। तो यहाँ पर लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होगी? जो सिटीजन्स को अपना एक स्टेक देती है, किसमें? सरकार के अंदर, थ्रू पार्टिसिपेशन, राइट। तो अगला ये जो है, ये मैंने ऑलरेडी समझा दिया आपको, ये हो गया। तो ये वाला रीजंस आप यहाँ पर लिख लेना। ठीक है, तो दिस इज टॉपिक्स, अदर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, मॉरल फॉर्म ऑफ रीजनिंग। सो 2 फॉर्म ऑफ रीजनिंग है। क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का आ सकता है, 4 नंबर का आ सकता है, 1 मार्क में भी आ सकता है, कुछ शॉर्ट इसमें से पूछ लें। तो ये कंप्लीट जो सॉल्यूशन है मैंने आपको इसमें बता दिया, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, सारा सवाल इसमें से आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगली आपकी एक बुक में एक स्टोरी दे रखी है। ठीक है, खलील्स डायलेमा। तो खलील्स डायलेमा क्या कह रहा है? देखो यहाँ पर पढ़ते हैं। एक्चुअली स्टोरी है अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो यहाँ पर समझ लेनी चाहिए अपने को भी। तो विक्रम वॉज ड्राइविंग द मोटर बाइक अंडर ए वो ऑफ साइलेंस एंड वीटल वॉज द पिलियन राइडर। ठीक है, पिलियन राइडर मतलब पीछे बैठा हुआ था। एज यूजुअल वीटल स्टार्टेड टेलिंग विक्रम स्टोरी टू कीप हिम अवेक व्हाइल ड्राइविंग। दिस टाइम द स्टोरी वेंट एज फॉलो। अब हो क्या रहा है? 2 बच्चे बाइक पे जा रहे हैं। ठीक है, 2 बच्चे बाइक पे जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है भैया, इस तरह से 2 बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, ये टंकी अपनी, और यहाँ पर 2 बच्चे बैठे हैं। ठीक है, ये हो गया अपना साइकिल बाइक जो भी मानो। तो यहाँ पर स्टोरी क्या है कि बेरट कौन सी है? सिटी ऑफ बेरट। देयर लिव्ड ए स्मॉल मैन कॉल्ड खलील। यहाँ पर एक आदमी रहता है खलील। हिज पेरेंट्स केम फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज। अच्छा, ये कह रहा है कि बेरट में एक आदमी रहता है। ठीक है, बेरट कहाँ है? एक जगह है मिडिल ईस्ट में। यहाँ पर एक आदमी रहता है, इसका नाम है खलील। अब ये कह रहा है कि इसके जो पेरेंट्स हैं, ये मदर और फादर, ये अलग अलग कम्युनिटी से है। ठीक है, फादर कौन है? फादर है, अच्छा ये मदर लिखा है, फादर। फादर कौन है? ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन फैमिली से आते हैं। ठीक है सब, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन फैमिली से आते हैं। और मदर कौन है? मदर इज फ्रॉम डिफरेंट सुन्नी मुस्लिम, डिफरेंट रिलीजन। ठीक है, ये हो गया साहब। सो दिस वाज नॉट सो अनकॉमन इन द मॉडर्न कॉस्मोपॉलिटन सिटी। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसी बात नहीं थी कि ऐसे अलग अलग जो लोग हैं यहाँ पर शादी कर लेते थे। तो पीपल फ्रॉम वेरियस कम्युनिटीज दैट लिव्ड इन लेबनान केम टू लिव इन दिस कैपिटल बेरट। दे लिव टुगेदर इंटरमिंगल्ड येट फॉट ए बिटर सिविल वॉर अमंग देमसेल्फ। वन ऑफ द खलील अंकल वाज किल्ड इन दैट वॉर। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि इस पूरे सिटी के अंदर, बेरट के अंदर, अलग अलग जगह से लोग आके बसे हुए थे, लेकिन ये साथ में रहते थे, लेकिन ये कम्युनिटी वाइज बटे हुए थे, और यहाँ पर कई बार जो है इनकी आपस में लड़ाई होती रहती थी। तो एक अंकल थे खलील के, एक चाचा वगैरह कोई होंगे, ये लोग ये भी इसमें वॉर में ऑलरेडी मर चुके हैं। अब क्या हो रहा है? देखो, एट द एंड ऑफ द सिविल वॉर, मतलब सिविल वॉर चल रही थी लोगों के बीच में आपस में ना। ठीक है, जब ये वॉर खत्म होती है तो लेबनान के लीडर जो है केम टुगेदर आते हैं, एक साथ बैठते हैं और कुछ बेसिक रूल डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे देश को चलाना कैसे, ताकि आगे हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आए। तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने पावर शेयरिंग कर दी अलग अलग कम्युनिटीज के अंदर। ठीक है, अलग अलग कम्युनिटीज में क्या करा? पावर शेयर कर दी। क्यों कर दी? ताकि किसी भी कम्युनिटी के साथ किसी भी कम्युनिटी का झगड़ा ना हो। ठीक है, एज पर दीज रूल्स, अब यहाँ पर रूल बनाया कि साहब जो कंट्री है लेबनान का जो प्रेसिडेंट होगा, ठीक है, लेबनान का जो प्रेसिडेंट होगा, यहाँ लिखा देखो, कंट्रीज प्रेसिडेंट मस्ट बिलोंग टू कैथोलिक क्रिश्चियन। ठीक है, मैरोनाइट सेक्ट ऑफ कैथोलिक क्रिश्चियन। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पर कैथोलिक क्रिश्चियन लिख रहा हूँ, बाकी का आप एक बार लिख लेना। ठीक है, ये हो गया कैथोलिक क्रिश्चियन का। ठीक है, इसके अलावा पीएम कहाँ से? पीएम कौन सी कम्युनिटी से होगा? पीएम होगा सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी से होगा। ठीक है, ये बात हो गई। ठीक है, और द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी पीएम इज फिक्स्ड फॉर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन सेक्ट। देखो यहाँ पर 2 हैं, एक हो गया कैथोलिक, अब यहाँ पर डेप्यूटी पीएम और बढ़ा दिया गया यहाँ पर। ठीक है, डेप्यूटी पीएम को किसको बनाएंगे हम लोग? ऑर्थोडॉक्स वाली ब्रांच से। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स वाली ब्रांच से हम लोग इसको बनाएंगे। ये कैसे फिक्स कर रहे हैं? लोग मीटिंग करते हैं और एक्सपर्ट डिसाइड कर देते हैं कि भाई देखो अपन फिक्स कर लेते हैं। एक सेकेंड,
ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी ऑफ क्रिश्चियन, ठीक है, मतलब ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन लिख सकते हो आप, कम्युनिटी गलत लिख दिया एक्चुअली, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन लिख सकते हो आप, कम्युनिटी लिखने की जरूरत नहीं है। ये बात क्लियर हो गई, ये हो गया अंडर दिस पैक्ट। अच्छा एक और छोड़िए अपना, है ना, ये हो गया था डेप्यूटी। अब स्पीकर का चुनाव कौन करेगा? स्पीकर कहाँ से आएगा? स्पीकर आएगा शिया मुस्लिम कम्युनिटी से, ठीक है, स्पीकर आएगा शिया मुस्लिम कम्युनिटी से। देखो मुस्लिम्स के अंदर भी डिवीजन है शिया और सुन्नी में, तो यहाँ पर हमने डिवीजन कर दिया, इनका अलग अलग पोस्ट दे दी। और क्रिश्चियंस के अंदर जो डिवीजन था, एक को हमने प्रेसिडेंट दे दिया, एक को हमने डेप्यूटी पीएम दे दिया। तो ऑर्थोडॉक्स वाले कौन है? ऑर्थोडॉक्स वाले है डेप्यूटी पीएम, ठीक है। ये प्रेसिडेंट कौन है? ये देखो, ये मैरोनाइट सेक्ट ऑफ क्रिश्चियन, ये आपकी किताब में ऐसे कैसे लिखा हुआ है। तो ये 4 डिवीजन इन्होंने कर दिए ताकि क्या हो, क्लैशेस वगैरह थोड़े कम हो जाए। सो इस पैक्ट के अंदर क्रिश्चियन एग्रीड नॉट टू सीक फ्रेंच प्रोटेक्शन एंड मुस्लिम्स एग्रीड नॉट टू सीक यूनिफिकेशन विद द नेबरिंग स्टेट ऑफ सीरिया। ये क्या कह रहे हैं? इस पैक्ट के अंदर इन्होंने कहा कि सब जो क्रिश्चियन हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, ये फ्रेंच से कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मांगेंगे, क्योंकि फ्रेंच क्या है, क्रिश्चियन कंट्री है, ठीक है। और मुस्लिम्स ने वादा किया कि बदले में हम क्या करेंगे, किसी भी नेबर कंट्री के साथ यूनिफिकेशन नहीं मांगेंगे, स्पेशली सीरिया के साथ। सो क्रिश्चियन एंड मुस्लिम केम टू दिस एग्रीमेंट। इन्होंने कहा कि भाई हम फ्रेंच से हेल्प लेंगे, आप जो है किसी भी देश के साथ यूनिफाइड होने की कोशिश मत करना, ठीक है। ये बात हमने मान ली। सो मतलब ये किसी मुस्लिम कंट्री से हेल्प नहीं लेंगे, कहने का मतलब ये हो गया। सो दे वर नियरली इक्वल इन पॉपुलेशन। देखो यहाँ पर क्रिश्चियन और मुस्लिम जो है साथ में इस एग्रीमेंट पे आए, जब ये इक्वल थे पॉपुलेशन में, ठीक है, तब इन्होंने ये बात मानी। बोथ साइड हैव कंटिन्यू टू रिस्पेक्ट द एग्रीमेंट, तो द मुस्लिम आर इन क्लियर मेजोरिटी। अब देखो इन्होंने जब ये बात स्वीकार करी तो दोनों के नंबर इक्वल थे, लेकिन आगे चलकर क्या हुआ, मुस्लिम कम्युनिटी के नंबर ज्यादा हो गए क्रिश्चियन से, लेकिन फिर भी आज तक ये जो बात है यहाँ पर मानते आ रहे हैं, ठीक है। अब ये बात तो हो गई इसकी बैकग्राउंड की। अब खलील के साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है? खलील क्या कह रहा है? खलील डज नॉट लाइक द सिस्टम मतलब ठीक है, खलील को ये सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ही इज ए पॉपुलर मैन विद पॉलिटिकल एमिनेशन। वो बड़ा पॉपुलर है और उसके पॉलिटिकल एमिनेशन भी हैं, बट इस सिस्टम के अनुसार जो टॉप पोजीशन है वो उसके पास नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि वो ही डज नॉट प्रैक्टिस आइदर हिज फादर और हिज मदर रिलीजन एंड डज नॉट विश टू बी नोन बाय आइदर। मतलब खलील के साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये टॉप लीडर बनना चाहता है, किसी भी पोजीशन, मतलब टॉप पोजीशन लेना चाहता है, लेकिन ना तो ये अपनी माताजी का धर्म मान रहा है, ना ये अपने पिताजी का धर्म मान रहा है, ठीक है। अब जो इसका धर्म है उसमें यहाँ पर उस धर्म के लोगों को यहाँ पर कोई भी सीनियर पोजीशन नहीं दी जा रही है। सो ही कैनॉट अंडरस्टैंड व्हाई लेबनान कांट बी लाइक एनी अदर नॉर्मल डेमोक्रेसी। इसको समझ नहीं आ रहा कि दूसरे नॉर्मल, जैसे इंडिया है नॉर्मल डेमोक्रेसी, वैसे यहाँ पर हमारा देश क्यों नहीं हो सकता। तो एक इलेक्शन रखो, सभी को यहाँ पर वोट डालने दो, और जो भी यहाँ पर वोट ज्यादा लेके आ रहा है उसको रूल करने दो, उसको प्रेसिडेंट बनने दो, ठीक है। सो कोई भी कम्युनिटी का हो, इससे क्या फर्क पड़ता है, ऐसा इसका मानना था कि ऐसा यहाँ पर इलेक्शन होनी चाहिए। सो व्हाई कांट वी डू दैट लाइक अदर कंट्रीज आर डूइंग, अदर डेमोक्रेसीज आर डूइंग इन द वर्ल्ड। जब दूसरे देश यहाँ पर इस तरह से बातें कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? His elder who have seen the bloodshed of the civil war tell him that the present system is the best guarantee for peace. अब इसके जो सीनियर थे जिन्होंने यहाँ पर ब्लडशेड देखा था, ये कह रहे हैं कि देख भाई खलील, तू जो कह रहा है वो ठीक है, लेकिन हमारी जो देश है उसके लिए हमने जो ब्लडशेड देखा ना, उस हिसाब से हम बोल रहे हैं कि जो अभी चल रहा है ना उसको चलने दो, छेड़ो मत, ठीक है। जब तक चलेगा तब तक चाह रहेगी, यहाँ पर शांति रहेगी। तो ये खलील का डायलेमा है, ठीक है। इसमें एक स्टोरी दी हुई, तो एक बार इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ खलील का डायलेमा क्या था, खलील क्या चाहता था, प्रॉब्लम क्या थी उसकी। तो आपको जब तक स्टोरी मालूम नहीं, आप लिख नहीं सकते। अब जब आपको स्टोरी पता लग गई तो आप सब कुछ यहाँ पर आंसर इजीली कर सकते हो। तो स्टोरी वॉज नॉट फिनिश्ड बट दे हैड रीच्ड द टीवी टावर वेयर दे स्टॉप्ड एवरी डे। वीटल रैप्ड अप क्विकली एंड पोज्ड हिज कस्टमरी क्वेश्चन टू विक्रम। अब जब ये पहुंच गए, एक्चुअली बाइक पे कहानी सुना रहे थे, ये बेचारे पहुंच गए, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ, अगर आपके पास पावर हो कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर सकें, रीराइट द रूल्स ऑफ द लेबनान, तो आप क्या करोगे? ऐसा इसने पूछा विक्रम से, बीटल ने। सो वुड यू अडॉप्ट द रेगुलर रूल्स? क्या आप रेगुलर रूल को अलाउ कर दोगे, ठीक है, फॉलो करोगे, या फिर आप जो है पुराने रूल्स पर ही चलोगे, और या फिर कुछ और करोगे? तो बीटल डिड नॉट फॉरगेट टू रिमाइंड विक्रम ऑफ देयर बेसिक फैक्ट। इफ यू हैव एन आंसर इन द माइंड येट डू नॉट स्पीक अप, योर मोबाइल विल फ्रीज एंड विल सो विल यू। तो ऐसे ही बात इन्होंने इनसे कही। तो ये क्वेश्चन भी मतलब आपको सोचने में मजबूर करता है कि ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। जो खलील का डायलेमा था, अगर हम उस डायलेमा में फंस जाएं तो हमारे पास अगर पावर हो तो हम गए कौन सा रूल अपनाना चाहिए। तो दिस इज अ क्वेश्चन, राइट। अब जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये खलील का डायलेमा था, इससे एक आध क्वेश्चन कभी पूछ लेते हैं। अब देखो यहां पर अगला टॉपिक दिया है कि किस तरह से पावर शेयर की जा सकती है, ठीक है,
फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी, ठीक है। तो पहली चीज क्या देखिए, पहली चीज देखिए हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर डिवीजन। हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर डिवीजन, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल, मतलब पहले क्या होता था कि डेमोक्रेसी से पहले मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, डिक्टेटरशिप होती है, उसके अंदर क्या होता है कि सारी पावर जो है एक संस्था के हाथ में होती है, कोई चेक एंड बैलेंसेस नहीं होते। तो यहाँ पर अब मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर क्या हो रहा है कि चेक एंड बैलेंसेस यहाँ पर स्टैब्लिश किए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे हॉरिजॉन्टल चल रहा है तो यहाँ पर क्या चल रहा है, LEJ, ठीक है। जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है उसमें क्या हो रहा है, LE और J, मतलब एक पावर को हमने 3 पावर में तोड़ दिया, 3 टुकड़ों में तोड़ दिया। मतलब कानून को बनाने की ताकत किसके पास है, लेजिस्लेचर के पास है। तो ये हमने इसको दे दी कि चलो ठीक है, मतलब एक पावर को हमने क्या करा, हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर दिया 3 पार्ट में, ठीक है। दूसरी पावर है कानून को लागू करने की, ये पावर हमने किसको दे दी, एग्जीक्यूटिव को दे दी, ठीक है। तीसरी पावर है जुडिशरी, यानी कि न्याय करने की पावर, कि जो कानून बने हैं और जो लागू हुए हैं वो सही है या नहीं, ठीक है। हर तरह से वो जांच करी जाती है, ये चीज़ है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, देखो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ हो रही है कि तीनों जो है ना एक दूसरे पर चेक रखती है, ठीक है। कैसे रखती है भाई, देखो लेजिस्लेचर अगर कोई गलत काम करती है तो जुडिशरी कैंसिल आउट कर सकती है, एग्जीक्यूटिव कोई गलत काम करता है तो जुडिशरी कैंसिल आउट कर सकती है। अब मान लो जुडिशरी खुद गलत काम कर रही है तो फिर क्या करे, अच्छा एग्जीक्यूटिव को तो अगर कुछ यहाँ पर कोई भी काम करना है तो उसको 2 तरह से जवाब देना है, एक तो एग्जीक्यूटिव को जवाब याद देना है। अच्छा लेजिस्लेचर मतलब क्या होता है, अगर अपन सेंटर की बात करें इंडिया के अंदर तो इसका मतलब हो गया पार्लियामेंट, ठीक है, इसका मतलब हो गया पार्लियामेंट। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव की बात करें तो आज की जो गवर्नमेंट है, जैसे मोदी जी की गवर्नमेंट है, ठीक है, तो वो वाली क्या हो गई, एग्जीक्यूटिव हो गई, ठीक है। इसके अलावा कुछ परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, ये टेम्परेरी होते हैं, 5 साल के जाते हैं। फिर इसके बाद जुडिशरी मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, है ना, नॉर्मल कोर्ट, हाई कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स, ये हो गए। अब देखो यहाँ पर मान लो ये कानून को गलत बना दे तो यहाँ पर जुडिशरी इस कानून को कैसे कर देगी, मान लो ये कुछ काम गलत करते हैं तो इनको यहाँ पर भी जवाब देना पड़ेगा और इनके खिलाफ यहाँ पर भी केस जा सकता है। तो 2 चेक्स हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब मान लो जुडिशरी ही कुछ गलत काम कर रही है तो इसको कौन रोकेगा, इसको रोकने की शक्ति जो है इसके पास है। क्यों, क्योंकि ये जो है जजेस का इम्पीचमेंट कर सकते हैं, इम्पीचमेंट मतलब रिमूवल ऑफ जज। तो ये संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि अगर जजेस कोई गलत काम करते हैं तो उनको कैसे रिमूव किया जाए। तो ये सारी जो है चेक एंड बैलेंसेस, तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, चेक एंड बैलेंसेस। मतलब सारे इंस्टीट्यूशन जो है एक दूसरे पर चेक रखते हैं, मतलब नजर रखते हैं कि कोई ढंग से काम, कोई ऐसा तो नहीं कर रहा, गलत काम तो नहीं कर रहा। ये सारी बातें हो गई, तो ये बात आपको समझ में आ गई। दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ पावर डिवीजन जो हम हमारे मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर देख रहे हैं। इसके अलावा देखो सेंट्रल सेकंड टाइप का जो गवर्नमेंट है उसको बोलते हैं वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो दिस इज वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। इसमें क्या हो रहा है, एक है अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे है स्टेट गवर्नमेंट, उसके नीचे है लोकल गवर्नमेंट, ये हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंटर में राज करती है, ठीक है। अब आपने अगर आप पावर को वर्टिकली डिवाइड कर दिया तो जनरली क्या होता है, जैसे इंडिया के अंदर ये चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा कई कई जगह 2 लेवल की गवर्नमेंट ही होती है। स्टेट गवर्नमेंट को कई बार प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बोला जाता है, ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बोला जाता है। तो मैंने आसान भाषा में बता दी, यहाँ पर ये चीज़ें लिखी हुई है, देखो यहाँ पर रीजनल लेवल, ठीक है, सेंट्रल लेवल एटसेट्रा यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये सारी बातें होगी, इसको रीजनल लेवल भी बोल देते हैं, ठीक है। कई बार जो है गवर्नमेंट 3 लेवल की होती है, जैसे इंडिया के अंदर है, ठीक है। ये हो गई। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सबकी पावर्स जो है डिवाइडेड है, ठीक है, सबकी पावर डिफाइन है, डोमेन डिफाइन है कि आपको इस एरिया में काम करना है, आपको ये रूल्स बनाने हैं, आपको ये रूल्स बनाने हैं, आपको ये रूल्स बनाने हैं। तो हमने क्या करा, एक ही पावर को जो है कई भागों में डिवाइड कर दिया और अलग अलग जो है इन तीनों के हमने डिविजन्स कर रखे, ठीक है। ये चीज़ हो गई, तो 3 लेवल की गवर्नमेंट हो गई। दिस इज वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, ये इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और प्रोविंशियल सॉरी लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। So this form of government is called vertical form of government. Vertical division of power. ठीक है साहब, ये हो गया बात। अब इसके अलावा और कौन से टाइप ऑफ पावर शेयरिंग हो सकती है, तीसरी जो हमने बेल्जियम में पढ़ी, जैसे कि कम्युनिटी गवर्नमेंट, इस तरह की जो गवर्नमेंट बन सकती है। तो दिस कैन बी टर्म्ड द थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट व्हिच वी हैव सीन इन केस ऑफ दिस बेल्जियम, ठीक है। और पावर शेयरिंग, अच्छा इसके अलावा देखो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट अपने ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ ली कि ये जो है रिलीजन कल्चर इनसे रिलेटेड जो मुद्दे यहाँ पर डिस्कस करती है। इसके अलावा चौथी जो पावर शेयरिंग हो रही है
वो कैसे हो रही है? वो हो रही है, देखो कोई भी आप सरकार में नहीं हो तो भी आप पावर शेयरिंग कर सकते हो, जैसे एनजीओ के माध्यम से, ठीक है। मूवमेंट्स कोई चला सकते हो आप सरकार के खिलाफ, कोई किसी इवेंट के खिलाफ मूवमेंट, एनजीओ, ये यहाँ लिखा हुआ देखो, या प्रेशर ग्रुप्स, ठीक है, मीडियाज, प्रेशर ग्रुप्स, मीडिया एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये सरकार को अपने जो इसकी पॉलिसीज है, वो जो भी रूल्स वगैरह बना रही है, उसको आईना दिखाती है कि ठीक है, उसका विद्रोह करती है। तो इससे क्या होता है, सरकार को पता लग जाता है कि अच्छा जनता हमारे खिलाफ हो रही, जनता को ये रूल पसंद नहीं आ रहा, तो हम ये रूल चेंज करना चाहिए। दैट मीन्स गवर्नमेंट की जो पावर है उसमें शेयर कौन ले रहा है? उसमें आम आदमी भी शेयर ले रहा है, जनता भी शेयर ले रही है थ्रू वेरियस मेजर्स, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ देखो, पॉलिटिकल पार्टी बना के ले सकते हो आप, प्रेशर ग्रुप बना के ले सकते हो, मूवमेंट्स आप चला सकते हो, या इन्फ्लुएंस ग्रुप आप बना सकते हो। जैसे आप देखो एक फिक्की करके ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी को चेंज कर मतलब अफेक्ट करता है। इसी तरह से किसानों का ग्रुप बना हुआ है, फार्मर्स ग्रुप, ठीक है। इसी तरह से वर्कर का ग्रुप बना हुआ है। तो ये सारे ग्रुप जो होते हैं कलेक्टिवली जो है सरकार के डिसीजंस के अंदर रोल प्ले करते हैं और उनके साथ पावर को शेयर करते हैं, ठीक है। ये सारी बातें हो गई। तो यहीं तक ये चैप्टर है, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच।